पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी को निपटा दिया और इसलिए अब पाकिस्तानी एयरफोर्स पश्चिमी पाकिस्तान का हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं ये बांग्लादेश के ही रिलेटेड है और 1971 के रिलेटेड है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसके दौरान पाकिस्तान ने क्या खोया, इंडिया ने क्या पाया और बांग्लादेश कैसे बना। तो जैसे आपको मालूम है कि कल 16 दिसंबर है, तो 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश जो है वो बना था। वो किस वजह से बना, तो मज़ीद इस वीडियो में देखेंगे क्या हिस्ट्री थी। तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी वीडियो देखने को मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के न्यूज़पेपर यानी कि डॉन अखबार में यह खबर छपी कि जब तक जीत नहीं मिल जाती तब तक युद्ध जारी रहेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा यह भी छपा कि भैया ईस्ट पाकिस्तान में तो जंग खत्म हो चुकी है, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी को निपटा दिया और इसलिए अब पाकिस्तानी एयरफोर्स पश्चिमी पाकिस्तान का रुख करेगी। और अगर इसके अगले दिन यानी कि 17 दिसंबर 1971 की बात करें तो उस दिन पाकिस्तान के अखबारों में यह छपा कि भारत ने पाकिस्तान से युद्ध विराम का निवेदन किया है, जिसे पाकिस्तान ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि पहले भारत युद्ध बंद करे, उसके बाद हम लोग हमारी बंदूकें हटाएंगे। जबकि सच्चाई ये थी कि इसके एक दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सैनिक इंडियन आर्मी के सामने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके थे। इसलिए दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उस युद्ध के बारे में जिसे पाकिस्तान भूलना चाहता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए। जैसे एक तो ये कि 1971 वो दौर था जब पाकिस्तान असल में दो हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और दूसरा, वैसे तो साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 की उस शाम से जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के ऊपर हमला किया। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग होना उसी दिन तय हो चुका था जब पाकिस्तान के कायदे आजम यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के आजाद होने के तकरीबन एक साल बाद यानी कि 19 मार्च 1948 को ईस्ट पाकिस्तान पहुंचे। क्योंकि भैया आप लोग ही बताइए कि पाकिस्तान का मुसलमान चाहे हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, उर्दू बोले, पंजाबी बोले, क्या फर्क पड़ता है, वो रहेगा तो पाकिस्तान का मुसलमान ही। लेकिन भाई साहब ने 21 मार्च 1948 को ईस्ट पाकिस्तान में दिए गए अपने भाषण के दौरान वहां के लोगों को ये ज्ञान बांटा कि भैया क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान एक मुस्लिम देश यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ की ऑफिशियल भाषा बंगाली नहीं बल्कि उर्दू और सिर्फ उर्दू होनी चाहिए। और अपने इस फैसले को भाई साहब ने ना सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में फोर्सफुली अप्लाई किया बल्कि अगर देखा जाए तो असल में यही वो पॉइंट है जहाँ से एक अलग बांग्लादेश बनने के मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसलिए भारत के वो लोग जो कि इस बात के ऊपर घमंड करते हैं कि भैया सिर्फ हमारे पास ही दूरदर्शी सोच वाला वर्ल्ड लीडर था, तो भैया हम लोग इतने भी खुशकिस्मत नहीं है, पाकिस्तान में भी दूरदर्शी सोच वाले वर्ल्ड लीडर हुए हैं। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर और बात करें उससे पहले आप लोगों को उन विचारों के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के बारे में थे। क्योंकि अगर पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ विश्वसनीय लोगों की बात मानी जाए तो उन लोगों के हिसाब से उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की नजरों में पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग काले, नाटे, गंदे, भद्दे और पूरी तरीके से यूजलेस लोग थे जो ना तो रेस्पेक्ट डिजर्व करते थे और ना ही डेवलपमेंट। वैसे मैंने सबूत के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप लोग अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना कि भाई साहब क्या विचार थे इन लोगों के। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की नजरों में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लेके ये विचार थे, इसलिए वेस्ट पाकिस्तान का कोई भी बंदा ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था कि ईस्ट पाकिस्तान से कोई आदमी आके उन लोगों का लीडर बने। आफ्टर ऑल ये लोग ठहरे खूबसूरत गोरे चिट्टे इंग्लिश बोलने वाले लोग, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, क्योंकि उनकी इंग्लिश का लेवल तो अमेरिका वाले भी नहीं छू सकते। तो फिर इनका लीडर एक काला भद्दा बंगाली बोलने वाला कैसे हो सकता है। और इसीलिए साल 1970 में पाकिस्तान के अंदर हुए आम चुनाव के दौरान जब 7 दिसंबर 1970 को ईस्ट पाकिस्तान के लीडर यानी कि शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीते, तो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के लीडर यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी आर्मी की मदद से नए प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट को ना सिर्फ डिले किया बल्कि वो हर संभव कोशिश की जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान पूरे पाकिस्तान के लीडर ना बने। और इसी का नतीजा था कि ईस्ट पाकिस्तान के लीडर यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान को लेकर वेस्ट पाकिस्तान की धोखेबाजी और इग्नोरेंस को देखते हुए 7 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण के दौरान ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग आजाद राष्ट्र यानी कि बांग्लादेश बनाने की घोषणा
कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके न सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान ले गई, बल्कि इसके बाद जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू किया तो भैया उसके बाद तो पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है वो देख के तो अच्छे अच्छे दरिंदे को भी शर्म आ जाए। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं उसके फोटो नहीं दिखा सकता, बट थोड़ी सी बेईमानी तो कर ही सकते हैं। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है वो वीडियो वाली, वहां पे फोटो भी अपलोड कर दूंगा। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन 21 मार्च 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चले नरसंहार के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के तकरीबन 3 से 30 लाख लोगों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान की 2 से 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया। इनफैक्ट पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी की हरकतें और नियत किस कदर खराब थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 अगस्त 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी आर्मी की कमान जनरल नियाजी के हाथों में सौंपी गई तो उन्होंने अपने एक्स जनरल यानी कि खालिद हुसैन राजा से ये नहीं पूछा कि भैया ईस्ट पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, बल्कि उनका पहला सवाल था कि भैया वो औरतों का कलेक्शन किधर है। वैसे इसके सबूत भी आपको उस लिंक पे मिल जाएंगे। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि असल में उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को सील बंद करते हुए पूरी दुनिया से काट रखा था। और अगर देखा जाए तो इन नंबर्स में इतना डिफरेंस होने के पीछे का कारण यही है। इनफैक्ट सही मायने में दुनिया को ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे कत्लेआम के बारे में पता उस वक्त चला जब 13 जून 1971 की सुबह यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होने वाले पेपर संडे टाइम एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यानी कि एंथनी मस्कलेनेस का आर्टिकल छपा, जिसमें उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के हालातों का आंखों देखा हाल लिखते हुए दुनिया को यह बताया कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त तक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 से 5 लाख लोगों को मार चुकी है। और अगर देखा जाए तो यही वो आर्टिकल है जिसने उस वक्त पाकिस्तान को ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया, बल्कि उस स्टैंड के ऊपर भी मोहर लगा दी जो कि उस वक्त भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ले रखा था। क्योंकि मार्च 1971 में जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों को मारना शुरू किया तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने जान बचाने के लिए न सिर्फ भारत की ओर देखा, बल्कि अगस्त 1971 आते आते ईस्ट पाकिस्तान के तकरीबन 10 लाख लोग भारत के असम, बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में शरण ले चुके थे। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं साल 1971 की, जब ना तो भारत की इकोनॉमी आज जितनी मजबूत थी और ना ही ये 4 स्टेट इतने पैसे वाले थे कि उन 10 लाख रेफ्यूजीज का बोझ उठा सके। इसीलिए उस वक्त भारत सरकार के ऊपर ना सिर्फ बहुत ज्यादा दबाव था, बल्कि उस वक्त भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा जी ने भारत और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की इस परेशानी को दुनिया के सामने रखते हुए ये कहा कि अगर भारत को क्राइसिस से बचाना है तो इन तमाम रेफ्यूजीज को वापस जाना होगा, और ये तमाम रेफ्यूजीज तभी वापस जा सकते हैं जब ईस्ट पाकिस्तान में हालात ठीक हो। इसलिए पूरी दुनिया को एक साथ आके पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए ताकि वो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा कत्लेआम बंद करे। लेकिन क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका का फुल सपोर्ट था, इसलिए पाकिस्तान ने उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के दमन को और बढ़ाने के साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे इन हालातों के लिए उल्टा भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ भारत की साजिश है पाकिस्तान को तोड़ने की। और पाकिस्तान के हिसाब से उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या थी 0। और इसीलिए फाइनली अप्रैल 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे हालातों को खुद निपटाने का फैसला लेते हुए उस वक्त भारत के मौजूदा आर्मी चीफ यानी कि सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन यहाँ पे वो अजीब चीज हुई जिसकी वजह से खुद इंदिरा जी सकते में थी, क्योंकि अप्रैल 1971 में इंदिरा जी ने जब सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का आदेश दिया तो उस वक्त सैम मानेकशॉ ने इंदिरा जी को ये कहते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से मना कर दिया कि भैया इस वक्त इंडियन आर्मी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट वो पाकिस्तान के ऊपर अप्रैल में तो क्या ठेठ नवंबर 1971 तक हमला करने के मूड में नहीं है। और अगर देखा जाए तो इस बात की वजह से इंदिरा जी को शौक तो लगा होगा, क्योंकि एक और तो रेफ्यूजीज की वजह से आपके ऊपर इतना सारा प्रेशर हो और दूसरी ओर आपका आर्मी चीफ युद्ध करने से मना कर दे, मतलब अच्छे का दिमाग खराब हो जाए। और यही इंदिरा जी के साथ में भी हुआ। लेकिन फिर सैम मानेकशॉ ने इंदिरा जी को शांत और ठंडे दिमाग से यह समझाया कि मैडम आप सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के मूड में हो और मैं पूरी फाइल निपटाने के, लेकिन अगर सचमुच भारत पाकिस्तान के ताबूत में किले ठोकना चाहता है तो उसके लिए हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्योंकि एक तो ईस्ट पाकिस्तान वो इलाका था जहां पे भारत ने इससे पहले कभी युद्ध लड़ने के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए भारत के पास उस वक्त अपनी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान के उस इलाके में जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। सेकेंड, ये इलाका इंडियन आर्मी के लिए ना सिर्फ नया था बल्कि ये पहली बार था जब इंडियन आर्मी किसी पूरे के पूरे देश को इन्वेट करने जा रही थी, इसलिए कोई भी नहीं जानता था कि युद्ध कितना लंबा चलेगा। अब वैसे मैंने किसी भी इंटरव्यू
इंटरव्यू में सैम मानेकशॉ को ये बात कहते हुए तो नहीं सुनी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उस वक्त उनके दिमाग में होगी, क्योंकि ये वो दौर था जब वियतनाम के अंदर ना सिर्फ युद्ध चालू था, बल्कि वियतनाम वॉर में अमेरिकन आर्मी के फंसने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कीचड़ और पानी। और मेरे हिसाब से उस वक्त सैम मानेकशॉ यही सोच रहे होंगे कि भैया इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में उस तरीके से जाके ना फंसे जैसे कि अमेरिकन आर्मी वियतनाम वॉर में फंसी थी। इतना ही नहीं, इंदिरा जी ने सैम मानेकशॉ से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात कही अप्रैल 1971 में, जिसका ये मतलब बनता है कि बारिश का मौसम सीधा सिर पे खड़ा था। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भैया बारिश के मौसम में बांग्लादेश की नदियां समुद्र बन जाती है, इसलिए अगर उस वक्त इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में घुसती तो डेफिनेटली ईस्ट पाकिस्तान भारत के लिए वियतनाम बन जाता। इतना ही नहीं, उस वक्त सैम मानेकशॉ के दिमाग में ये बात भी थी कि ये वो वक्त था जब इंडिया चाइना बॉर्डर पूरी तरीके से सूखी पड़ी थी, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर इंडिया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हो सकता है कि चाइना भारत के ऊपर हमला कर दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो भैया भारत को 3 अलग अलग फ्रंटों पर युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत नवंबर में ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो उस वक्त भारत चीन सीमा पे बर्फ जमी होगी, और इस वजह से चाइना भारत के ऊपर हमला करने की रिस्क नहीं लेगा। और अगर देखा जाए तो इन्हीं तमाम कारणों की वजह से सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को नवंबर तक रुकने के लिए कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्रैल से नवंबर तक इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जहां एक और इंडियन आर्मी अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने के साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी के उन लोगों को भी ट्रेनिंग दे रही थी जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें भारत सरकार की, तो इस पूरे ड्यूरेशन में एक तो इंदिरा जी ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये कहते हुए अपने विश्वास में लिया कि इंडियन आर्मी शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करवाएगी, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका हक दिलवाएगी, तमाम रेफ्यूजीज को उनके घर वापस भेजेगी, और ये सब कुछ करने में अगर इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसती है तो ये तमाम काम निपटा के इंडियन आर्मी फिर से भारत लौटेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से क्यों मतलब कि अलग हुआ, किस बेस की वजह से। तो जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में जो 1971 को लेकर मतलब कि फॉल ऑफ ढाका को लेकर बहुत सारी गलत लिटरेचर के ज़रिए पाकिस्तानियों को जो बताया जाता है कि 1971 में जो है पाकिस्तान जो है वो ये जंग जीता था। तो अगर जंग जीता था तो फिर बांग्लादेश कैसे अलग हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है। तो इसमें एक तो ये था कि जो वहाँ पर बंगाली जो हैं वो रहते हैं, तो उनकी ज़ुबान बंगाली है, तो उनको वही लैंग्वेज बोलनी चाहिए थी, या फिर उनकी वही लैंग्वेज होनी चाहिए थी जो उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी, जैसे मदर ऑफ टंग जिसको कहते हैं, तो वही उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी दरार जो पड़ी वो ज़ुबान के नाम पर पड़ी थी, उस पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान में। तो इसको ख़त्म करना चाहिए था, क्योंकि हम पंजाबी हैं और इस वक्त हमें ज़्यादा बेहतर इस चीज़ का महसूस होता है कि उनके लिए वो कैसा होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो अब मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान का जो सत्यानाश कर दिया गया है। ना तो यहाँ पर हमारे बच्चों को पंजाबी पढ़ाई जाती है स्कूलों में, ना कॉलेजों में, या ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना कोई लिटरेचर पंजाबी में है, ना कोई यूनिवर्सिटी पंजाबी की है, ना यहाँ पर कोई स्कूल है पंजाबी का। हर चीज़ जो है वो पंजाबी ज़ुबान की जो है वो ख़त्म कर दी गई हुई है, और इसीलिए हम महसूस कर सकते हैं कि वहाँ के जो लोग थे बंगाली, बांग्लादेश के रहें, अब जो बांग्लादेश है मौजूदा, तो उनकी ज़ुबान के ऊपर जब उर्दू थोपी गई, जैसे हमारे ऊपर उर्दू थोपी गई है, तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा। बाकी ये जो लास्ट 8 मंथ जो पाकिस्तान में गुजरे हैं, तो हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर जो उस वक्त की जो आर्मी थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने बंगालियों के ऊपर क्या जुल्म किए होंगे। जो हमारे यहाँ पर बुक्स में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो वो 93,000 जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उन्होंने इंडिया के आगे सरेंडर क्यों किया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका मतलब कि हाँ हिस्ट्री से वो रिलेटेड है। हमारी तो इतनी मतलब कि एज भी नहीं है कि हमें वो पता हो। हमसे मतलब हमारे पैदा होने से 30 साल पहले ये वाकया जो हो चुका था, ये हिस्ट्री बन चुकी थी। तो ये एक बहुत ही मतलब कि अनहोनी थी। मतलब कि देखें, इंसानों के ऊपर जुल्म करना बहुत बड़ा जुल्म है, चाहे वो कहीं भी हो या किसी भी जगह पर हो। अगर कहीं किसी जगह पे जो गलत हो रहा है तो उसको हमें
हमें चाहिए कि उसको हाथ से रोके। अगर हम हाथ से नहीं रोक सकते तो उसे दिल में आप बुरा समझें, ये ना हो कि आप उसको बुरा भी ना समझे और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ भी बुलंद ना करें। और दूसरी ये बात कि यहाँ पर जो भुट्टो को एक हीरो बनाकर पेश किया गया और मुजीबुर रहमान को एक जो है क्रिमिनल बनाकर पेश किया गया, ये एक गलत बात थी, क्योंकि जो मुजीबुर रहमान की जो है वहाँ पर हुकूमत बनती थी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीट्स थी वो मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीती थी। तो भुट्टो कैसे आ गया? ये भुट्टो सिर्फ इस बेस की वजह से आगे आया कि इसको एक अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलनी आती थी अच्छी सी। तो बाकी ये जो है इस्टेब्लिशमेंट का जो पपेट, जिसको मतलब कि आप कह सकते हैं एक डॉग भी कह सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि जो है पंजाबी में या फिर उर्दू में या हिंदी में जो मुनासिब नहीं मैं इस चीज़ को समझता कि मैं किसी को इस लफ्ज़ से बुलाऊं, मगर जो स्टैब्लिशमेंट का पपेट जो होता है उसको इस वर्ड से आप बुला सकते हैं कि जो मतलब कि जो तलवे चाटने वाला इंसान होता है ना, तो उसको जो है जो अल्फाज के साथ आप बुला सकते हैं। वैसे मैं उसको इस अल्फाज के साथ रिलेट नहीं करना चाहता था, बाकी मुझे मजबूरन में इसको करना पड़ रहा है। तो उस भुट्टो गद्दार की वजह से जो है वो पाकिस्तान की मतलब कि ज़्यादा जो मुश्किलातें हुई। बाकी ये बताया जाता है कि इंडिया के साथ जंग हुई उसमें हम जीते, ये भी एक सरासर झूठ है कि पाकिस्तान 1971 में की जो जंग है वो जीता। मैं पाकिस्तान में जो है वो लिटरेचर की जो बुक्स हमारे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई जाती है, मैं चाहता हूँ कि वो चेंज हो। हमने वो पढ़ी है, हमें वो पता है कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। बहुत गलत हिस्ट्री जो है उसमें ऐड करके रखी हुई है, तो हिस्ट्री को जो है वो करेक्ट हो तब भी बेहतर है। और जो गलत हिस्ट्री की वजह से वो है लोगों में नफरतें फैलती हैं दूसरे लोगों के लिए, दूसरी कम्युनिटीज़ या फिर दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो अब जो मौजूदा हालात हैं, तो बांग्लादेश देख लें कहाँ पर चला गया, इंडिया कहाँ पर चला गया, और पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें कहाँ से मतलब कि डाउनफॉल नीचे गिर चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान के पास रिजर्व जो रह गए हैं 7 पॉइंट कुछ जो हैं वो बचे हैं। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है अब। तो पाकिस्तान को चाहिए कि दूसरों की तरफ उन लोग दूसरों को गिराने की बजाय खुद को उठाने की कोशिश करे तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी तो अब देख लें बस ख़त्म होने वाली है, इसका तबाह हाल हो चुका है। तो देखते हैं कि चाइना कब पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेता है, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान को जो वो है कर्ज दे दे के पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक पाकिस्तान को मतलब कि अपना गुलाम बना चुका है। हम दूसरों से कर्जा ले लेके और जो वो पाकिस्तान की पब्लिक ने उतारना है। यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो लोगों को लूट कर और कर्जे ले लेकर यहाँ से जो सब कुछ लूट कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में ले जाते हैं, और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो यहाँ पर भूखी मरती है। मतलब कि कोई जॉब नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से भूख के जो है यहाँ पर वक्त स्टार्ट होने वाला है। तो मुश्किल वक्त स्टार्ट होने वाला है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने लिए जो है आवाज़ उठाए और सच्चाई को जो है उसको तस्लीम करना या मान लेना ही बेहतर होता है। तो वीडियो के बारे में मज़ीद आप क्या कहना चाहते हैं मेरे बांग्लादेशी भाई या फिर इंडिया के जो बहन भाई हैं, वो मज़ीद इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए भी दुआ है और इंडिया में रहने वाले सारे इंसानों के लिए दुआ है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ पर भी हैं। तो आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर हम तो इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और इंसान को इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। कल 16 दिसंबर है, तो उसके लिए मैं बांग्लादेश को बोलना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे माय बांग्लादेशी ब्रदर्स एंड सिस्टर। आपको आज़ादी जो है वो मुबारक हो। अगर आप पाकिस्तान के साथ अटैच रहते तो आपकी इकोनॉमी का भी यही हाल हो जाना था। तो आप बहुत बेहतर हैं हमसे, तो आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।